अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200 स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। इससे क्या होगा, अगर ये अंडरस्टैंडिंग अर्ली स्टेज पे ही डेवलप हो जाए, देन ऑडिटिंग से रिलेटेड जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझने में आपको आसानी होगी। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। The financial reporting framework adopted by management in preparing and presenting the financial statement that is acceptable in the view of the nature of the entity and the objective of financial statement, or that is required by law or regulation. एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में बात करते हैं कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाए, प्रिपेयर की जाए और साथ साथ उसे प्रेजेंट की जाए। एक ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब वो रूल्स, वो रेगुलेशंस, वो स्टैंडर्ड्स जिसके अंदर बना हुआ हो, लिखा हुआ हो कि आपको अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने, कैसे प्रिपेयर करने और उसके बाद उनको प्रेजेंट कैसे करना है। क्लियर? अब फर्दर बात करते हैं इसमें, इन दैट इज एक्सेप्टेबल इन द व्यू ऑफ नेचर ऑफ द एंटिटी एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एंटिटी की नेचर डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म क्या है। बेसिकली ऑब्जर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म इन द सेंस दैट वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या फिर किसी कॉर्पोरेशन लेवल पे है। अब कॉर्पोरेशन में भी बात करती हूँ तो एसएमईज आ जाते हैं, एमएनसीज आ जाते हैं। एसएमईज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएनसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। क्लियर? अब ये वो कॉर्पोरेशंस लेवल पे हैं जिसके ऊपर बताया जाता है कि उनकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नेचर क्या है बिजनेस की। जैसी उसकी नेचर होगी वैसे ही वो ट्रांजैक्शंस प्रिपेयर्ड होंगे, रिकॉर्ड होंगे एंड देन प्रेजेंट होंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस पर्पस के लिए बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, कैसे बनाई जा रही है, ये एंटायरली डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप क्यों बना रहे हैं और उनकी बेसिस क्या है। साथ साथ बात हो रही है और दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन। अब जो आप एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो आपने बनाया है जिसके अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हो, अब वो एक तो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द एंटिटी पे कि जिस तरीके से नेचर उसके वैसे स्टैंडर्ड फॉलो होंगे। दूसरा डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल, जैसा उसका ऑब्जेक्टिव वैसे उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनेंगे। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है, या तो वो आपका बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चरिंग है या फिर आपका गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो अब जिस नेचर का एंटिटी होगी, जिस ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी, आप वैसे ही फ्रेमवर्क फॉलो करोगे। या फिर कोई ऐसा फ्रेमवर्क दैट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, वो फ्रेमवर्क जो लॉ एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया हो कि आपके इसके अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, then this is called as applicable financial reporting framework। बार बार इसकी बात होगी, बार बार इसकी रिपीटेटिवली ये वर्ड यूज हो रहा होगा कि वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली बनाई है या नहीं है। उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, जो मेंशन है, क्या उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया है और प्रेजेंट किया है। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। A structured representation of historical financial information which ordinarily includes related explanatory notes intended to communicate an entity's economic resources or obligations at a point in time, or the changes therein for a period of time in accordance with the financial reporting framework. The term ordinarily refers to a complete set of financial statement but can also refer to a single financial statement. अब हम यहाँ पे बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन होती है। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इन अ सेंस कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर एनुअल रिपोर्ट उठा लें तो एनुअल रिपोर्ट के अंदर सारी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं।
अब कौन कौन सी होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, देन बैलेंस शीट, देन कैश फ्लोज, देन स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट नोट्स टू द अकाउंट्स। क्लियर। अब बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, तो इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर सारा मेंशन्ड है कि आपके पास सेल कितनी हुई है, कॉस्ट आपकी कितनी आ रही है, ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, और इसके अलावा अदर इनकम आपकी बिजनेस के अंदर कौन कौन सी हो रही है, सारी चीजें मेंशन होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बिजनेस में आ रहे हैं तो उनकी लिस्ट प्रोवाइडेड होती है, जिसमें नंबर ऑफ एक्सपेंसेस हैं विच इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, विच इंक्लूड्स बेड डेट्स, विच इंक्लूड्स यूटिलिटी बिल्स, डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन। ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। उसके बाद आप टैक्स डिडक्ट करते हो और आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। ये तो बात हो गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। अब आगे स्टेज पे हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस बैलेंस शीट के अंदर आपके सारे एसेट्स इंक्लूड होते हैं, जिसमें नॉन करंट एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स आ गए, और इसके अलावा आपके पास इक्विटीज आ जाती हैं और लायबिलिटीज आ जाती हैं। लायबिलिटीज फर्दर कंसीडर्ड एज नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। ये वो सारे पार्ट हैं जिसके अंदर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट की सारी चीजें आ रही होती हैं। क्लियर। अब बात करते हैं आगे कैश फ्लो की। तो जहाँ कैश फ्लो की बात हो रही है उसमें सबसे पहले होता है कि आपका प्रॉफिट आ जाता है, क्योंकि आप कैश फ्लो स्टार्ट करते हो तो प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो। क्लियर। तो प्रॉफिट की बात आ गई। प्रॉफिट के बाद बात आ जाती है कि इसके अंदर वर्किंग कैपिटल की चेंजेस कौन कौन सी हैं। जो भी आपके पास वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तो करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चेंजेस हुई है, वेदर दे आर इंक्रीज वेदर दे आर डिक्रीज। और अगर करंट लायबिलिटीज की बात करूं तो करंट लायबिलिटीज में ये देखते हैं वेदर इट इज इंक्रीज और वेदर इट इज डिक्रीज। ये दोनों चीजें आ जाती हैं आपके पास चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। उसके बाद बात करते हैं, आपके पास आ जाता है जो नॉन कैश आइटम्स हैं, लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट, ये सारे आप वापस ऐड बैक कर लेते हो। देन आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो आपके नॉन करंट एसेट्स या फिक्स एसेट का पार्ट होती है, उसमें अगर कोई चेंजेस आई हैं, आपने कुछ नया परचेज किया है तो उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, आपने कुछ सोल्ड आउट किया है आप उसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियर। आगे बात करते हैं चेंजेस इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश जनरेटिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपने फाइनेंस कहाँ से लिया है, आउटसोर्स कहाँ से किया है, बिजनेस के अंदर इंटरनली पैसे आ रहे हैं या एक्सटर्नली किसी रेफरेंस के थ्रू, किसी सोर्स के थ्रू आ रहे हैं, तो हमें वो मेंशन करना है कि वो कौन सी सोर्स है जिसके अकॉर्डिंगली आपके पास फाइनेंसिंग आ रही है। अब जो भी चेंजेस आई, जो भी अपडेट आई, वो हमने दोनों बैलेंस शीट्स लेटेस्ट 2 years की उठा के, जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसकी बेसिस पे हमने वो सारे इंफॉर्मेशन कंपाइल कर लिया, और हमने देखा कि अब इसका कैश एट द एंड कितना आ रहा है। अब वो कैश टैली हो जाता है बिजनेस के अंदर, ईयर एंड पे जो कैश आ रहा होगा वही आपका बैलेंस शीट का अमाउंट आ रहा होगा, स्पेसिफिकली कैश फ्लोज में, कैश फ्लोज के अंदर वो सारा अमाउंट आ रहा होगा। आगे बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स इक्विटी में बात आ जाती है कि ऑनर ने अपना पैसा कितना लगाया ड्यूरिंग द ईयर, क्या ऑनर ने कोई ड्राइंग्स की हैं, वो ड्राइंग्स लेस हो जाती है, प्रॉफिट आपने किया तो ऐड हो जाता है, पिछले साल का रिटेन अर्निंग भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि वो ईयर टू ईयर प्रॉफिट कन्वर्ट होके आपका कंपाइल होके रिटेन अर्निंग बन जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपकी सारी चेंजेस आ जाती है, पता चल जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। लास्ट, नोट्स टू द अकाउंट्स। नोट्स टू द अकाउंट्स में बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नोट्स टू द अकाउंट्स में लिखा जाता है एवरी डिटेल, क्या पॉलिसीज इम्प्लीमेंट किए हैं, क्या प्रोसीजर इम्प्लीमेंट किए हैं, और उनकी पेमेंट का मोड क्या है, पेमेंट कब कब कैसे कितनी करनी है, ये सारा टर्म्स एंड कंडीशंस उसके अंदर मेंशन्ड है। ठीक है। और इसके अलावा डिटेल्स में बात करें कि लाइक
लोन कहाँ से लिया है वो भी उसके अंदर मेंशन्ड है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपने खर्चा कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना किया है, तो वो सारा ब्रेकअप आपके पास अवेलेबल है। तो आप उससे कंसर्न कर सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली क्या बात हो रही है। क्लियर? एक बार दोबारा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कोई कॉन्सेप्ट रिमेनिंग बचा तो नहीं है। A structured representation of historical financial information which ordinarily includes related explanatory notes intended to communicate an entity's economic resources, जो भी entity के economic resources हैं वो सारे utilize हो गए हैं, और obligation at a point in time or the changes therein for a period of time in accordance with financial reporting framework. आप सबसे पहले ये डिसाइड कर ले कि आप पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं, देन अकॉर्डिंगली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे। किसी ऐसी स्टेज पे आया कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन आपके कॉलेज से एफिलिएटेड नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है आप बाद में देख लें कि इसमें कौन कौन सी इम्प्लीमेंट हो रही है, तो आप वैसे ही आप स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस को अकॉर्डिंगली कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी यूज करनी है, कौन कौन सी यूटिलाइजेशन करनी है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज अल्टीमेट इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। एक ऑडिटर भी तो बिजनेस के अंदर इसीलिए तो आता है कि उसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से बीइंग ए थर्ड पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के इश्यूज रिजॉल्व करने हैं। अगर दो पार्टीज के बीच में कोई इश्यूज नहीं होते तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करने की जरूरत क्या थी। तो यहाँ पे इसीलिए थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होता है बीइंग एन ऑडिटर, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की और सारी चीजों को ऑडिट करता है और एट द एंड रिपोर्ट देता है, जिस रिपोर्ट के बेसिस पे जो नए आने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करते हैं। क्लियर? अब आगे हम बात करते हैं द टर्म ऑर्डिनरी रेफर्स टू अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट कैन आल्सो रेफर्स टू अ सिंगल फाइनेंशियल। ओवरऑल अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेफिनेटली बड़ी बनेंगी और इसके पीछे के जो अकाउंट्स है वो सारे मेंटेन हो रहे होंगे। यहाँ पे इस एक लेवल पे कि एक अकाउंट है या दो अकाउंट है इसकी बात नहीं है, जितने मैक्सिमम अकाउंट्स आपको मेंटेन करते हो तो उसको कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट रेफर्स बट बट ऑल्सो रेफर्स टू अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। क्लियर? आगे बात करते हैं ऑडिट एविडेंस की। All of the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the auditor opinion is based. The term, अब बात करते हैं ऑडिट एविडेंस की। ऑडिट एविडेंस बेसिकली प्रूफ्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एविडेंस की बात हो रही है तो एविडेंस सबसे पहले प्रूफ होती है कि आपने बाजार क्या देखा, सारी चीजें वही है, आपने बाजार क्या देखा, आपके इंटेंशन क्या है बिजनेस को आगे बढ़ाने की, तभी आप कह रहे हो वो एक इश्यू से निकालो तो दूसरे इश्यूज में चले जाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे बात हो रही है कि आप ऑडिट एविडेंस कौन कौन से दोगे। ऑल द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द ऑडिटर इन अराइविंग द कंक्लूजन ऑन व्हिच ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड। जो भी ऑडिटर को ओपिनियन लेने के लिए इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो ऑडिटर लेगा, साथ साथ अपने असिस्टेंट्स को पूछेगा कि आप मुझे ईच एंड एवरी सिंगल स्टेप पे इंफॉर्मेशन देते जाओ कि करना क्या है, तो देन उसके अकॉर्डिंगली ही आप ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे। डन? क्योंकि ऑडिट एविडेंस कर किस लिए रहे हो, ऑडिट ओपिनियन के लिए। ऑडिट अल्टीमेट हमारा ऑब्जेक्टिव है ऑडिट ओपिनियन देना, और ओपिनियन में अगर वो ये वर्ड्स लिख दे कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू है, देन आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू हो जाती है। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई सवाल? जो भी आप सवाल पूछना चाह रहे हो वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लें, आई कैन रिप्लाई यू